स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ उसी पेपर पे जो मैंने पेपर ग्रुप में सेंड किया है ना, एक बार कोई फॉरवर्ड कर दो फिर उसी पेपर को, ठीक है। उसी पे आओ, उसको ओपन कर लो। इस पेपर को सब लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर पे आओ। पेज नंबर पे आओ 25 पे। 25 पे आओ। 25 पेज नंबर लिखा होगा यूनिट 4 एंड क्वेश्चन लिखा होगा यूनिट 4 में लिखा होगा 1। उसी में क्वेश्चन लिखा होगा इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन की आईडी है 149704। ये पेज नंबर लिखो, पेज नंबर है 24। 24 एंड 25 दोनों देखो, 24 25, ठीक है। इस पेज पे है, क्वेश्चन की आईडी है 70, क्वेश्चन की आईडी है 336। ओके, क्वेश्चन आईडी है 336, क्वेश्चन आईडी है 336, ठीक है। इसमें लिखा है, क्वेश्चन सब लोग रीड करो एक बार। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ फेयर कॉइन इज टास्क्ड वंस। बोला कि इन अ रैंडम, एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक फेयर कॉइन को टास्क किया जाता है वन टाइम, ठीक है। वन टाइम फेयर कॉइन को टास्क किया जाता है, फेयर कॉइन, ठीक है। फिर बोलता है देन एन अनबायस्ड सिक्स फेसेड डाइस। फिर एक डाइस है जो कि अनबायस है, बायस नहीं है, ठीक है। सिक्स फेसेज डाइस में, ठीक है। टास्ड डाई इज रोल्ड, सॉरी रोल्ड इज एन टाइम्स, ये एन टाइम रोल करता है, ठीक है। फिर डिफाइन किया उसने वेयर एन इक्वल टू 100 10
1. If head occurs, if head appears, if head appears, और फिर लिखा if tail appears, if tail appears, और फिर उसने क्या लिखा है, फिर लिखा let y denote the total number of times 6 appears 1 out of n। फिर बोला y जो है, y एक रैंडम वेरिएबल जो कि डिनोट करता है द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 6 appear out of n, okay, appears out of n। फिर उसने पूछा है कि देन प्रोबेबिलिटी हेड गिवन y इक्वल टू 15, प्रोबेबिलिटी हेड गिवन y इक्वल टू 15। अब मुझे बताओ इसमें से कोई इसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें अभी हमें हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक है। बताओ कोई कैसे फॉरवर्ड करेंगे इस क्वेश्चन को, एनीवन। पहले बोला कि ए फेयर कॉइन इज टास्क्ड वन टाइम, पहले बोला एक फेयर कॉइन को टास्क किया मैंने वन टाइम हम लोगों ने, मतलब इसमें क्वेश्चन में कहा देन एन अनबायस्ड फेसेड डाई इज रोल्ड एन टाइम। फिर बोल रहा है कि एक अनबायस्ड 6 फेस डाइस है जो कि एन टाइम रोल किया जाता है, जहां एन की वैल्यू एन इक्वल टू 101 इफ हेड अपीयर्स, एन इक्वल टू 100 मतलब 100 इफ हेड अपीयर्स, और फिर 101 इफ टेल अपीयर्स। फिर कह रहा है वाई एक रैंडम वेरिएबल है जो कि द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपीयर्स आउट ऑफ एन, ये y डिनोट कर रहा है। फिर पूछा है कि प्रोबेबिलिटी हेड गिवन y इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने का क्या बेसिक फंडा है, बताओ कोई। किसी को क्लिक कर रहा है कि कौन सा थ्योरम लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, ऐसा किस थ्योरम में अप्लाई करते हैं, ऐसा अगर गिवन है तो कौन सी थ्योरम लगाते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी पूछा है, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सर फिर ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है लिखेंगे, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। सर ए और बी को अलग अलग डिफाइन जो इवेंट्स हैं। ठीक है, देखो बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ सिंपल सा, ठीक है। बेस थ्योरम सब लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, बीएससी में भी पढ़े होंगे, ठीक है। बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम कहती है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 टू इवेंट है, E1 एंड E2, और मेरे पास ऐसा अगर प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए पता है एंड प्रोबेबिलिटी E2 गिवन ए मालूम है, ठीक है, और मुझसे पूछ लिए ए गिवन ए1, E1 या E2 कुछ भी पूछ ले, अगर ये फाइंड करना है, ये अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी E1। और E1 को क्या हो, अब E1 में हम टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, ऊपर वाला तो वही रहेगा, E1 गिवन ए एंड लास्ट E1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी E2 गिवन ए।
सॉरी, अगर मेरे पास ऐसा है, मेरे पास E1 और E2 दो इवेंट है, तो हमारे पास गिवन क्या रहेगा? गिवन रहेगा E1 गिवन ए रहेगा, ये रहेगा हमारे पास गिवन, है ना? E2 गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या गिवन है? अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फेयर कॉइन को 2 टाइम्स टास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो E1 एक इवेंट है जो हेड आने की इवेंट है, ठीक है। E1 है जो हेड अपीयर कर रहा है, ठीक है, जो हेड अपीयर कर रहा है, ठीक है। और E2 एक इवेंट है जो टेल अपीयर्स कर रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या उसने? प्रोबेबिलिटी हेड गिवन y इक्वल टू 15, ये पूछा है ना। तो हेड को हमने क्या लिखा? E1, तो प्रोबेबिलिटी पूछा E1 गिवन y इक्वल टू 15, ये पूछा है। y क्या है? y उसने डिफाइन किया, y द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपीयर आउट ऑफ n। तो मुझे ये बताओ कि अगर टोटल n में 6 टाइम्स 6 अपीयर हो रहा है n में आउट ऑफ n, तो ये बताओ y क्या फॉलो करेगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? y कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो सर करेगा? बाइनोमियल, y फॉलो करेगा बाइनोमियल, लाइक बाइनोमियल। y follows binomial n कामा 1/6, बिकॉज इसमें क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ टाइम 6 अपीयर आउट ऑफ n में कितने टाइम हमारा 6 अपीयर हो, ये फॉलो, ये बता रहा है वाई रैंडम वेरिएबल। तो आई बाइनोमियल फॉलो करेगा n। अब n की देखो वैल्यू गिवन है, एक बार n 100 है, एक बार 101 है, कब है? इफ हेड अपीयर्स। तो अब ये मुझे बतलाओ, देखो जब मैं y गिवन E1 मतलब हेड आकर हो, तो ये क्या फॉलो कर जाएगा? ये फॉलो कर जाएगा बाइनोमियल। यहाँ n की वैल्यू क्या है? यहाँ 100 है n की वैल्यू, जब हेड अपीयर हो, तो बाइनोमियल 100 कामा 1/6। अब जब y गिवन E2 हो जाए, मतलब E2 मतलब टेल अपीयर्स हो जाए, तो ये क्या फॉलो कर जाएगा? ये फॉलो कर जाएगा बाइनोमियल 101 कामा 1/6, ये फॉलो कर जाएगा, ठीक। ठीक है। अब देखो लगाओ इस पे, अब हमें ये फाइंड करना, अब इसमें लगाओ बेस थ्योरम, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। ये सबको समझ में आया ना? ये मैंने कैसे लिखा है, ये 3। देखो इन जनरल y फॉलो करेगा बाइनोमियल n कामा 1/6, लेकिन उसने बोला क्या है? y द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपीयर, ये तो n फॉलो कर गया। फिर उसने क्या बोला है कि अगर इफ हेड अपीयर्स तब n की वैल्यू 100 के इक्वल है, इफ टेल अपीयर्स तब n की वैल्यू 101 है। तो क्या हुआ, जब मैं हेड कर दूं, गिवन हेड कर दूंगा, तो y फॉलो कर जाएगा y गिवन E1, मतलब y गिवन E1 का मतलब y गिवन हेड, इसका मतलब y गिवन हेड, हेड कर लो, y गिवन टेल। तो y गिवन हेड है, तो हेड पर 100 है n की वैल्यू, तो बाइनोमियल 100 का 1/6 हो गया। अब E2 टेल पर है, तो टेल पे 101 वैल्यू है, तो बाइनोमियल 101 का 6 हो गया। अब मैं लिखूंगा इसको, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा, तो अब लगाओ यहाँ बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी E1 गिवन y इक्वल टू 15, ये क्या होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी, इसको पहले लिख दो y इक्वल टू 15, नहीं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15 गिवन E1, ये, और हो जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी E1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15। ये होता है ना बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है? अगर प्रोबेबिलिटी निकालना E1 गिवन, मान लो a की निकालना है तुम्हें, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन E1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब इस a की प्रोबेबिलिटी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी से। हमारे पास ये होता है, ये होता है गिवन। देखो बेस थ्योरम में क्या होता है कि ये बनाना पड़ता है, मतलब उसमें एक इवेंट ऐसा देगा जो उन दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो ये इवेंट y इक्वल टू 15, अब y इक्वल टू 15 कैसे निकालेंगे, मतलब
प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15 कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी, भाई ये एक तरह से ऐसे आया है ना, देखो अब इसमें थोड़ा डायग्राम समझो। एक तरह से ऐसे आया, देखो ऐसे, मतलब क्या कह रहा है वो, E1 और E2 दो इवेंट हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 1/2। हाफ, एंड E2 की भी हाफ होगी क्योंकि एक कॉइन में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, ठीक है, ये हाफ आएगा। और उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी जो है वो y गिवन E1 जो है ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल को, समथिंग बाइनोमियल 100 को, ठीक है, बाइनोमियल 100, और ये फॉलो कर रहा है y गिवन E2 फॉलो कर रहा है तुम्हारा बाइनोमियल 101 कामा 1/6, इसको फॉलो कर रहा है। तो अब मुझे मतलब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15, ये y इक्वल टू y भी फाइंड करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू 15 फाइंड करना, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी, तो एक बार एक प्रोबेबिलिटी मान लो, पहले हम E1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी E1, और इसी के साथ जो भी इसकी इवेंट है y गिवन E1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी y गिवन E2, ये लिखेंगे ना, y गिवन E2, ठीक है, इतना समझ में आया? भाई बेस थ्योरम में यही लिखते हैं ना कि जो हम हमको जो मतलब फाइंड करना एक कंबाइंड इवेंट होती है ना, ये दोनों पे डिपेंड करती है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 y, अब तुम इवेंट कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, तो ये आ गया, तो अब प्रोबेबिलिटी E1 भी पता है, E2 भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो ऊपर वाले भी पता है, तो अब इस प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15 निकालो, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15 क्या आएगा, E1 और E2 दोनों इक्वल है तो ये हाफ आ जाएगा, हाफ को हाफ इंटू, अब बतलाओ मुझे प्रोबेबिलिटी y गिवन E1 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी y गिवन E1 क्या आएगा, y गिवन E1 मतलब y इक्वल टू 15 गिवन E1, ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 100 कामा 1/6, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 100 C 15 1/6 टू पावर 15 एंड 5/6 टू पावर 85, यही आएगा ना। अब बाइनोमियल का PMF ही नहीं पता होगा कुछ लोगों को, NC(x) p टू पावर x 1 माइनस p टू पावर n माइनस x, ये होता है बाइनोमियल का PMF, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, ये बाइनोमियल का PMF होता है। इस पे वैल्यू n इक्वल टू 100 है, 100 रख दिया, x इक्वल टू 15 है, y इक्वल टू 15 है, x इक्वल टू 15, p इक्वल टू 1/6 है। अब ये बाइनोमियल देखो, बाइनोमियल का नोटेशन भी समझो, बाइनोमियल n कामा p होता है, n कामा p, x फॉलोज n कामा p, ठीक है, तो n इक्वल टू 100 है, 100 रख दिया, p इक्वल टू x इक्वल टू 15 है, 15 रख दिया, p इक्वल टू 1/6 है, 1/6 रख दिया, फिर 15 पावर में कर दिया, 1 माइनस p 5/6 आएगा, 85 माइनस करोगे इन दोनों को तो, ठीक है, ये कहाँ, ये E1 के केस में आ गया। अब E2 के केस में क्या फॉलो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15 गिवन E2 क्या फॉलो कर रहा है, E2 ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 101 कामा 1/6, तो अब 100 की जगह 101 कर दो बस, तो हो जाएगा 101 C 15 एंड 1/6 टू पावर 15 एंड 5/6 टू पावर 86, यही होगा ना, ठीक है, तो यहाँ रख दो ये सारी वैल्यू, तो ये आ जाएगी क्या, मतलब यहाँ पर रखोगे, ठीक है, ये निकाल लो, अब यहाँ अब प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15, ये सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, अब वैल्यू रखो, तो प्रोबेबिलिटी E1 और E2 तो हाफ थे, तो पहली वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 100 C 15 1/6 टू पावर 15 5/6 टू पावर 85 प्लस हाफ इंटू 100 101 C 15 1/6 टू पावर 15 एंड 5/6 टू पावर 86, ये आ गया क्या, ये आ गई प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15,
ये आ गई y इक्वल टू 15। वो ये भी पूछ सकता है y इक्वल टू 15 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो अब पूछा क्या उसने, प्रोबेबिलिटी E1 गिवन y इक्वल टू 15, तो मैंने क्या लिखा था इसको, इसको हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी y E1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15 गिवन E1 एंड डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15। तो अब E1 की प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15 गिवन है, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी, तो इंटू 100 C15 1/6 15 5/6 85 डिवाइड बाई y इक्वल टू 5, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, ये वाली, ये पूरी नीचे पूरी लिख दो। तो ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लो, इससे 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, ठीक है। 5/6 1/6 इंटू 15 भी कॉमन ले लो, दोनों जगह है ये। तो 1/2 इंटू 1/6 टू पावर 5 15 कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये 100C15 5/6, ये भी चाहो तो कॉमन ले लेना, लेकिन बाद में ले लो। 85 भी ले लो तो उनमें से कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में ले लेना। तो ये आ जाएगा 101C15 5/6 टू पावर 86। अब ठीक है, ये 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 कैंसिल होगा। अब 85 वाला भी कॉमन ले लो, 85 यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो यहाँ 1 बस आ जाएगा पावर में। तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 100C15 डिवाइड बाई क्या आएगा 1 प्लस 100C15 सॉरी 101C15 एंड 5/6, यही आएगा फाइनली। अब इसको ओपन करो तो ये एनसीआर क्या होगा, 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 फैक्टोरियल एंड 85 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा 1 प्लस 101 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 फैक्टोरियल एंड 86 फैक्टोरियल इंटू 5/6। तो अब ये क्या करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर और एक टर्म आएगा, यहाँ पर 100C15 भी आएगा ना, 100C15 यहाँ भी आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ 100C15 आएगा, तो यहाँ भी 100C15 आएगा, तो यहाँ ओपन करो 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 फैक्टोरियल एंड 85 फैक्टोरियल। अब क्या कर, इस टर्म को कॉमन लो, इस टर्म को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, अब कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जब ओपन करोगे तुम तो इसमें से 86 यहाँ 85 86 बाहर आएगा, यहाँ 101 बाहर आएगा, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 101 डिवाइड बाई 86 इंटू 5/6, यही होगा ना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है ना, ये क्या होता है, मतलब एन सी आर को हम ये भी लिख सकते हैं ना, n/n/r n-1 CR-1, यही लिख सकते हैं ना, इसको ये लिख सकता हूँ ना मैं, ये प्रॉपर्टी लगा लो या तो डायरेक्ट वो खोल लो, ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी तुम लोग कर सकते हो, कोई टफ नहीं है ये प्रॉपर्टी भी नहीं पता है तो यहाँ खोल, मतलब 101 में जब 100 बनाएंगे तो यहाँ 101 इंटू 100 फैक्टोरियल लिखेंगे, 86 को 85 बनाएंगे 86 इंटू 85 फैक्टोरियल लिखेंगे, तो 100 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल 85, ये कॉमन आ गया, इसमें भी है, इसमें भी है, ऊपर भी है, तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 101 डिवाइड बाई 86, तो फाइनली क्या दे देगा, ये दे देगा 86 इंटू 6 डिवाइड बाई 86 इंटू 6 प्लस 101 इंटू 5, तो ये आ जाएगा कितना 6 6 जो 36 and 3 51 डिवाइड बाई 51 6 प्लस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 56 एंड 505, तो ये कितना आ जाएगा 1000, तो ये 1021 और ऊपर 516, ये आंसर है कहीं,
पहला ही। बस यही आंसर होगा। अब बतलाओ जिसको समझ में ना आया हो ये। सर कैलकुलेट। पहला स्लाइड खोलिए। हम्म। ये क्वेश्चन लिखा, देखो यहाँ आप क्वेश्चन लिखा, अब ये बतलाओ। हाँ हाँ, जैसे क्वेश्चन देखा, अब इस क्वेश्चन में कुछ तो दिमाग में आएगा ना कि भाई गिवन की बात कर रहा तो बेस थ्योरम लगाऊंगा। तो इतना ये वाली प्रॉपर्टी खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसको ऐसे खोलते हैं, इसको हम खोलते हैं जैसे मान लो हेड है, यहाँ हेड गिवन y इक्वल टू 50। तो इसको खोलने के लिए अगर नहीं आती स्टैटिक डिफिनीशन नहीं आ रहे तो कुछ नहीं, इस हेड को पहले लिख दो, यहाँ हेड लिख दो, ठीक है। अब इसका उल्टा लिख दो, अपोजिट, मतलब y इक्वल टू 15 डिवाइड बाई एच, ये लिख दो। नीचे क्या लिख दो, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 15। अब ये याद रखना y इक्वल टू 15 उतने में टूटेगा जितनी हमारे पास इवेंट होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ दो इवेंट थी हेड और टेल, तो दो इवेंट में टूट जाएगा, मतलब एक बार हेड की गिवन प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे प्लस उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार टेल की गिवन प्रोबेबिलिटी और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी। ये होता है बेस थ्योरम, ठीक है। तो अब ये y इक्वल टू 15, अब देखो हमारे पास टास्क क्या था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें, ये डिफिकल्ट था। अगर ये फाइंड कर लोगे तो y इक्वल टू 15 तो पता चल जाएगा। हाँ बताओ तुम्हारा डाउट क्या था। सर बस वही डाउट थी, वो क्या है, मतलब उसको कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मली कैसे अप्रोच करेंगे। किसको नॉर्मली, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी को, ये ये बेस थ्योरम, मतलब बेस थ्योरम का फार्मूला होता है यार। ये तो सर समझ गए। हाँ जो आपने ऊपर वो जो रेक्टेंगल में किया है ना हाँ कि हाँ, बता रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेक्टेंगल y में। y देखो, इक्वल टू 15 हाँ गिवन हाँ, ए हेड। देखो उसने लिखा एक चीज, y जो है वो रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपीयर आउट ऑफ n। तो जो y रैंडम वेरिएबल है वो बाइनोमियल n कामा 1/6, क्योंकि नंबर ऑफ 6 अपीयर हो n में, तो ये क्या फॉलो करता है, बाइनोमियल ही तो एक तरह से फॉलो करता है। ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है। तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो। y सर y बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हाँ यहाँ हाँ, हो गई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा तो ये मैंने। 6 हाँ, कॉमा हाफ हो गई है। 6 कामा हाफ नहीं होगा, ये फॉलो करेगा बाइनोमियल, y फॉलोज बाइनोमियल n कामा 1/6। मुझे बताओ 6 आने की अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी किसी भी डाइस में, कोई डाइस है वहां पर 1/6 वन होती बाई है, सिक्स तो 1/6 होती है सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 तो होगी। सर यहाँ 6, सर यहाँ हाँ, द टोटल नंबर ऑफ टाइम 6। अच्छा हाँ, टोटल नंबर नंबर, ऑफ टाइम 6। बाइनोमियल में जो रैंडम जो कैपिटल एन होता है ना, वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स होता है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेज ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेज ना। बाइनोमियल नहीं होता ना टोटल नंबर ऑफ सक्सेज। यस सर, तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है सक्सेस की। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और टोटल नंबर कितने हो गए n, तो n हम्म, टाइम, अब आप देखो, अब उसने क्या कहा है, ऊपर n को उसने डिफाइन भी किया है, उसने बोला है कि n है कैसा, इफ हेड अपीयर्स, अगर हेड हम्म, आएगा तो हम n की वैल्यू 100 गिवन करेंगे, 100 देंगे, अगर टेल आएगा हम्म, तो 101 देंगे। तो अब ये पता चल गया कि अगर मैं गिवन प्रोबेबिलिटी निकालूं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आओ, गिवन देखो मैंने यहाँ समझाया, मैंने E1 को मान लिया कि हेड अपीयर हो रहा है, E2 इवेंट मान लिया टेल अपीयर हो रहा है। देखो, फिर हमारे पास ये हमारा ये मतलब ये तो हमारा फाइंड करना था, इसको छोड़ो अभी, ये तो फाइंड करना, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, y फॉलो करा बाइनोमियल n कामा 1/6 को, y बाइनोमियल n कामा 1/6 को फॉलो करा। लेकिन अब यहाँ पर उसने बोला है कि अगर हेड अपीयर होगा तो वो 100 वैल्यू लेगा। तो मैंने किया y गिवन हेड, मतलब मैंने मान लिया कि हेड अपीयर हम्म, हो गया, तब क्या फॉलो कर गया वो बाइनोमियल n की वैल्यू अब 100 रख दो, 100 कामा 1/6, ठीक है। फिर मैंने कहा कि टेल अपीयर हो गया, टेल को क्या बोल इवेंट मैंने माना E2। तुम चाहो तो E1 E2 ना मान के हेड टेल भी से काम चला सकते हो, हेड लिख दो टेल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन E1 E2 मैंने लिख दिया था हाँ पहले तो सर वो, ठीक है। तो यहाँ जब टेल अपीयर हो गया तो उसने क्या वैल्यू, यहाँ वैल्यू क्या दिया है उसने, 101 वैल्यू दिया है, तो यहाँ 101 वैल्यू कर दिया मैंने एन की ये। यस सर। तो अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब तुम्हारा कहीं भी ये अगर हेड की बात करेगा तो तुम ये डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, टेल की बात करेगा तो तुम इस डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, ठीक है। अब आगे आओ, अब आगे आए, अब हमने ठीक है इसको खोल दिया बेस थ्योरम से, ये ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, नीचे वाली ये बेज का फार्मूला है, सिंपल सा बेज का फार्मूला, ठीक है। जिसको बेज का फार्मूला नहीं वो हाँ बेज का, सर। ठीक है। अब देखो y इक्वल टू 15, मैंने बोला ना बेज में, देखो अब y इक्वल टू 15 फाइंड करना एक टास्क था, मतलब y इक्वल टू 15 कैसे फाइंड करें। तो इसको देखो पहले, इसको इसको अभी भूल जाओ, y इक्वल टू 15। अब देखो ये वाली इवेंट कैसे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, y इक्वल टू 15 गिवन इवन, ये प्रोबेबिलिटी ये होगी। इवन इवन सर हेड, सर इवन यहाँ हेड हेड वाली हाँ लेके हाँ, हेड चलेंगे वाली ना। प्रोबेबिलिटी है, तो इवन की मैंने कहा ये, 100 कॉमा वन बाई हाँ सिक्स देखो ये इवन की मैंने क्या, इवन क्या फॉलो करा बाइनोमियल 100 का 1/6।
तो यहाँ पर 15 वैल्यू दे दिया, मतलब 15 पर निकालना हमें प्रोबेबिलिटी, तो मैंने लिखा ना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x बाइनोमियल में NCx p टू पावर x 1 माइनस p टू पावर n माइनस x होता है। तो 100C15 ये वाला x की वैल्यू, मतलब x यहाँ 15 है तो 15 रख दिया। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, p की वैल्यू तो 1/6 टू 15, 5/6 टू 85, ये हो गया, ये 15 पर आ गई गिवन हेड पर, ठीक है। इसी तरह टेल पे भी निकाल लिया हमने, टेल पे भी निकाल लिया, टेल पे n बस चेंज था, n इक्वल टू 101 रख दो, टेल पे भी आ गई, समझ में आया? यस सर आ गई सर। समझ में आया, मतलब ये समझ में आया? यस सर वो भी आ गई। ठीक है, अब हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालिए। मैंने क्या बोला था कि y इक्वल टू अगर 15 फाइंड करना हो, पीछे आओ, y इक्वल टू 15 फाइंड करना है तो इसकी पहले बताओ, ये तो गिवन इवेंट है, y गिवन E1 एंड y गिवन E2, ये गिवन इवेंट है। अब इसमें E1 और E2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो E1 के साथ E1 का मल्टीप्लाई करो, E2 के साथ E2 का मल्टीप्लाई करो, बेस थ्योरम में यही तो करते हैं। तो y इक्वल टू 15 में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी y गिवन E1 प्रोबेबिलिटी E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी y गिवन E2। y गिवन E2 भी तुम्हें पता है, ये भी पता है, और प्रोबेबिलिटी E1 E2 भी पता है। E1 E2 हेड और टेल की हैं, तो हेड किसी भी कॉइन में आएगा हाफ से, हाफ से। हाँ ये हाफ से, तो अब यहाँ हाफ लिख दो, यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रख दो, यहाँ ये वैल्यू रख दो, और वहाँ वो वैल्यू रख दो, तो मैंने फाइनली वैल्यू रख दिया, यहाँ हाफ लिख दिया, यहाँ हाफ लिख दिया, ये वैल्यू हो गई किसकी, y गिवन E1 की, ये वैल्यू हो गई y गिवन E2 की, ठीक है। ये अब आते हैं अपने जो हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना था। अब ये फाइंड करना था तो हमने क्या किया, E1 जिसको तो बेस थे फार्मूला लगा के खोल दिया, ये फार्मूला से आ गया, ठीक है। अब E1 की वैल्यू यहाँ हाफ रख दो, इसकी वैल्यू तुम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो ये वैल्यू होगा क्या, 100C15 1/6 टू 15 5/6 टू पावर 85, y इक्वल टू 15 भी फाइंड हो गई ये। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना, इसके बाद कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है बस। कैलकुलेशन में एक ये फार्मूला लगेगा, मतलब फार्मूला क्या लगेगा वो एक्चुअली में तुम लोग खुद से कर लो, जब इसको इससे 101 कॉमन लोगे तो ये 100 फैक्टोरियल बदल जाएगा, ये सारा कट जाएगा, मतलब और किसी को समझ में नहीं आया यहाँ पर, किसी को और कुछ पूछना है इस क्वेश्चन पे, समझ में आया ना तुम्हें? यस सर। ठीक है, किसी को और कुछ? क्वेश्चन को सोचो, 2 मिनट, 1-2 मिनट पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद सोचो कि मैं कौन सी थ्योरी अप्लाई कर सकता हूँ। देखो CSI या नेट का क्वेश्चन है, इजीली नहीं होता कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, कि सोचो हो कि हाँ 1 सेकंड में सॉल्व तब होगा जब मोर प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस के, इसलिए किसी को ना समझ में आया हो पूछ ले। यहाँ टास्क ये था प्रोबेबिलिटी y गिवन हेड या y गिवन टेल, ये टेल कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने लो y गिवन हेड और y गिवन टेल के लिए कुछ नहीं करना, y सोचो बाइनोमियल फॉलो करेगा, और उसने नंबर दे रखे हैं कि अगर हेड अपीयर होगा तो n की वैल्यू 100 होगी, और टेल अपीयर होगा तो हेड की वैल्यू, मतलब टेल अपीयर होगा तो n की वैल्यू 101 होगी। तो हो गया, गिवन में उसने जब बोल दिया कि गिवन में ये डिस्ट्रीब्यूशन y बाइनोमियल, गिवन में n की वैल्यू ये पुट कर दो, तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी को कुछ पूछा इस क्वेश्चन पे, आगे बढ़े? बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है, जिसको पूछना हो तो पूछ लेना, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट आगे के सारे क्वेश्चन हो गए थे ना, अब कहाँ क्वेश्चन करना था कौन सा? अब आओ 28 पेज नंबर पे, ठीक है, 28 पे आओ। ट्वेंटी एट पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। कह रहा है लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PDF एफ डॉट का मतलब है कि उसके कुछ भी, डॉट का मतलब कई वेरिएबल होंगे उसके, शो करेगा वो PDF खुद, ठीक है, या FX FY ऐसे हो सकता है, ठीक है। फिर बोला देन बेस्ड ऑन द सिंगल ऑब्जर्वेशन, उसने सिंगल, देखो अब यहाँ समझो, पहले उसने सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात की, मतलब x की बात की ओनली, ठीक है। पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन ID है 342, ठीक है, 28 पेज पे है।
एंड क्वेश्चन आईडी है 342। बोला यक्स भी रैंडम है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल है, पीडीएफ एफ है, देन बेस्ड ऑन ए सिंगल, सिंगल मतलब एक्स की ओनली बात कर रहा है। द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.2, ठीक है, साइज बोल दिया उसने, साइज इक्वल टू 0.2 है, साइज मतलब अल्फा, ठीक है। फिर उसने बोला है कि एच नॉट जो है वो है एफ एक्स इक्वल टू 4x³ 0 इफ 0 ग्रेटर एक्स ग्रेटर 1 अदरवाइज, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, H1 जो है मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ठीक है, एफ एक्स फॉलो कर रहा है, ये क्या है, इसका क्या है पीडीएफ, इसका है 8x7, ये मतलब दोनों बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये बीटा 7 कामा, ये बीटा 8 कामा 1 है, बीटा 4 कामा 1 है ना, अदरवाइज, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, हैज पावर, उसने बोला साइज ये है तो पावर फाइंड करो, ठीक है, पावर फाइंड करना है इस टेस्ट की। तो पहले ये मुझे बताओ पावर फाइंड करने के लिए हमें क्या मतलब क्या चाहिए पावर फाइंड करने के लिए। क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करेंगे, पावर का, देखो पावर का फार्मूला होता है, जो मैथ के स्टूडेंट नहीं है वो पहले समझे, हमें फाइंड करना है पावर। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, देखो पावर फाइंड करने के लिए हमको क्रिटिकल रीजन पता होना चाहिए, क्रिटिकल रीजन जो होता है वो पता होना चाहिए, इसका होता है पावर का फार्मूला प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्रिटिकल रीजन, ठीक है, क्रिटिकल रीजन का नोटेशन है गिवन H1, ये होता है पावर, H1 मतलब अल्टरनेटिव, ठीक है, H1 मतलब अल्टरनेटिव, अगर यहाँ के है तो ये मतलब अल्टरनेट, ठीक है, ये अल्टरनेट है, ठीक है, वैसे मोर जनरली H1 ही होता है, लेकिन कभी H और K भी दे देता है वो, ठीक है, तो अल्टरनेटिव, ठीक है, H1 मतलब अल्टरनेटिव, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू एच गिवन, प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू ओमेगा मतलब क्रिटिकल रीजन में गिवन H1। अब बताओ क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करेंगे, अब बात आती है क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करेंगे, मतलब W कैसे फाइंड करेंगे या ओमेगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये बतलाओ। ठीक है, एनपी लेमा लगाओ, अब एनपी लेमा क्या कहती है, अब देखो क्रिटिकल जो मैथ वाले नहीं है वो ये बात समझे कि अगर कभी क्रिटिकल रीजन ना गिवन हो तो एनपी लेमा लगाते हैं वहाँ, ठीक है, एनपी लेमा उसके लिए लगाना पड़ता है, एनपी लेमा मतलब जब तुम बुक पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा कि एनपी लेमा हम क्यों यूज करते हैं और एनपी लेमा का क्या फार्मूला होता है। तो एनपी लेमा का फार्मूला समझो, ये होता है क्या, L1 अपन एल नॉट ग्रेटर के, यही होता है ना। अब L1 क्या होता है, L1 होता है लाइक्लीहुड, जो L1 होता है, L1 ये होता है लाइक्लीहुड अंडर एच नॉट, सॉरी H1, लाइक्लीहुड अंडर H1, और एल नॉट जो होता है वो होता है लाइक्लीहुड अंडर एच नॉट। लाइक्लीहुड तो एक दिन बताया ही था कैसे लिखते हैं लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब एफ एक्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है, अंडर एच नॉट। तो अब इसमें लाइक्लीहुड तो 1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें उसने पहले बोल दिया हम सिंगल स्टैटिस्टिक में काम कर रहे हैं, मतलब ये मैंने बोलेगा ना यक्स, बस यक्स मतलब उसने पहले बोला सिंगल ऑब्जर्वेशन पे हम काम कर रहे हैं, ये सिंगल है तो लाइक्लीहुड जो होगा वो पीडीएफ के ही इक्वल आ जाएगा सिंगल में, ठीक है। तो यहाँ एन से मल्टीप्लाई, तो L1 में क्या है, पीडीएफ क्या है अंडर H1, अंडर H1 पीडीएफ ये है 8x⁴, अंडर H1 ये है ना पीडीएफ, ठीक है, तो अंडर H1 पीडीएफ लिख दो 8x⁴, और अंडर H0 क्या है पीडीएफ, अंडर H0 पीडीएफ क्या है 4x⁴, ठीक है, तो ये लिख दो 4x⁴, ग्रेटर ये यही होगा ना। अब इसको कैंसिल कर लो, अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2x⁴ 2x⁴ ग्रेटर के। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, k/2 होल पावर 1/4।
1/4 ना, तो यहाँ से x हम्म। क्या आएगा, x ग्रेटर, अब ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो इसको फिर एक नया कांस्टेंट c दे यस दो, सर, K1 ले लो। मतलब c ले लो या k1 कुछ भी ले लो, ठीक है, c ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो अब ओके ये सर। क्रिटिकल रीजन आ गया, x ग्रेटर c, ये क्रिटिकल रीजन आ गया, ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन आ गया। तो इसको अब हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। अब उसने क्या, अब हमें पावर फाइंड करना है, तो अब हमें सी की वैल्यू, अब यहाँ पर एक मन हमारे माइंड में आया कि सी कैसे फाइंड किया जाए, तो उसने एक लाइन और बोला है, पावर मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज। साइज क्या दिया उसने, 0.2। अब ये साइज क्या है, ये अल्फा दिया है। अब ये बताओ, अल्फा, अल्फा मतलब टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर का फार्मूला क्या होता है, Probability of reject H naught when H naught is true. इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो होता है उसे रिजेक्शन रीजन बोलते हैं, ठीक है ना, एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू मतलब क्रिटिकल रीजन गिवन एच नॉट, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ क्रिटिकल रीजन क्या आ गया मेरा, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर सी, ये क्रिटिकल रीजन आया, गिवन एच नॉट क्या है, अंडर एच नॉट जो भी तुम्हारा पीडीएफ यूज हो रहा है। तो अब मुझे बताओ अंडर एच नॉट में कौन सा पीडीएफ है, एच नॉट में पीडीएफ है तुम्हारा 4x³ X3। 0 2x 2 n 1। अब इसमें ये फाइंड करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब इस पीडीएफ में तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और इसको इक्वल करना है 0.2 के, और फिर सी की वैल्यू फाइंड करना है। ये तो इजी हो गया भाई, मैं तुमसे सी की वैल्यू पूछूं और पीडीएफ ये दे दूं तो कर लोगे साल। तो ये क्या हो जाएगा, C2 लोअर लिमिट इसकी सी होगी, अपर लिमिट कहाँ जा रही है, 1 तक जा रही है, 1, और पीडीएफ क्या है 4x³, ठीक है, ये 0.2 के इक्वल है, अल्फा 0.2 है ना, तो 0.2 हो गया। अब यहाँ से सी की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 4 से 4 कैंसिल करोगे, क्या आएगा, 1 माइनस C³ C4, 1 - C4 ही आएगा ना, यस सर। तो 1 - C4, तो C4 इज इक्वल टू 0.8, यही आएगा ना। C4 इक्वल टू 0.8 मतलब C इक्वल टू 0.8 टू पावर 1/4, ठीक है, इसको 1/4 कर दो। अब C की वैल्यू भी पता चल गई। अब आते हैं हम अपने पावर पे, तो पावर क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन मतलब डब्ल्यू। देखो ये क्रिटिकल रीजन है, यहाँ लिखो डब्ल्यू, ये क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, अंडर मतलब गिवन H1। अब H1 में हम बात करेंगे, तो H1 में पीडीएफ क्या है, H1 में पीडीएफ है 8x⁷ एंड 0 2x 1 0 अदरवाइज। अब इस पीडीएफ में हमें फाइंड करना है एक्स, क्रिटिकल रीजन क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर सी गिवन H1। अब इस पीडीएफ में मुझे सी की वैल्यू ही पता चल गई 0.8 टू पावर 1/4, ये सी की वैल्यू पता चल गई। अब इस पीडीएफ में मुझे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर 0.8 टू पावर 1/4 अंडर H1। तो ये तो इजी हो गया ना, ये क्या होगा 0.8 से 0.8 टू पावर 1/4 से मैक्सिमम 1 तक जाओ, और फिर क्या करो, यहाँ पीडीएफ लिख दो और डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो इसको। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 माइनस 0.8 टू पावर 1/2, यही आएगा ना। 2 आएगा सर। सॉरी 2 आएगा ना, 2 आएगा। 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.64 ठीक, कितना आ जाएगा 6 एंड 9 3.36 है क्या कोई ऑप्शन, 4 है ऑप्शन ना, ठीक है, 4 ऑप्शन 2 हो जाएगा। समझ में आया सबको ये, सबको समझ में आया ये? एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, यस सर। जिसको ना हो समझ गया। में आया यस सर।
देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं। अगर क्रिटिकल रीजन बेल है, गिवन है, तो हम फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारे देखो मैथ में सीधा फंडा क्या होता है, मैथ हो या स्टैट्स हो, सीधा फंडा होता है कि पहले लिखो जो चीज़ फाइंड करना। जैसे हमें पावर फाइंड करना था, हमने उसका फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला है, सीधा सा बुक में देखोगे मिल जाएगा। यहाँ लिखा होगा रिजेक्शन रीजन, क्रिटिकल रीजन, कुछ भी लिखा हो, नोटेशन लिखा होगा यही, ठीक है। एक्स बिलोंग टू रिजेक्शन रीजन या एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन गिवन H1। अब ये फार्मूला हो गया। अब तुम्हारे पास एक टास्क बचा कि हम लोग क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करें। तो अब क्रिटिकल रीजन के लिए माइंड में चीज आनी चाहिए कि एनपी लेमा एक ऐसा है, दो देखो दो टेस्ट है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट और एनपी लेमा। एनपी लेमा होती है सिंपल अगेंस्ट सिंपल के लिए, और लाइक्लीहुड जो होता है वो किसी भी स्टैटिस्टिक के लिए हो जाता है, ठीक है। तो एनपी लेमा माइंड में आया कि एनपी लेमा लगा के मैं क्रिटिकल रीजन फाइंड कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एनपी लेमा अप्लाई किया। एनपी लेमा अप्लाई किया। एनपी लेमा क्या मैंने बताया कि L1/L0 गिवन के, मतलब सॉरी ग्रेटर के। अब मैंने बताया कि L1 क्या होता है, लाइक्लीहुड अंडर H1। मतलब अंडर H1 को मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस दी है उसमें हम H1 में थीटा की जो वैल्यू स्पेसिफाइड किया उसने वो वैल्यू यूज करेंगे। और अंडर H0 का मतलब क्या है कि जो थीटा नल हाइपोथेसिस में उसने यूज किया है, थीटा की वैल्यू स्पेसिफाइड किया है, वो वैल्यू हम यूज करेंगे। तो इसमें एक्चुअली में एन रैंडम सैंपल तो थे नहीं, यहाँ पर एक ही रैंडम सैंपल था, तो यहाँ पर लाइक्लीहुड इक्वल टू पीडीएफ आ गया। तो हमने क्या किया, अंडर H1 पीडीएफ यूज कर लिया, अंडर H0 पीडीएफ यूज कर लिया। अब सिंपल सा मैथमेटिक्स का सिंप्लीफाई कर लिया इनको, तो ये एक्स टू पावर 4 इंटू टू ग्रेटर के आ गया। अब फिर क्या किया, के से मतलब कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड। फिर मैंने क्या कहा कि इसको पूरा एक नाम दे दो, सी दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्रिटिकल रीजन आ गया, ये क्रिटिकल रीजन आ गया। अब जैसे क्रिटिकल रीजन ये आ गए, तो अब इसके बाद अब माइंड में आया कि भाई सी कैसे फाइंड करें। अब सी फाइंड करने के लिए उसने एक लाइन और गिवन किया, लिखा है, उसने लिखा है द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.2। साइज 0.2 दे दिया। अब साइज का फार्मूला माइंड में याद करो, साइज क्या होती है, साइज होती है प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू अंडर H0। मतलब एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन व्हेन H0 इज ट्रू। मतलब अब हमने साइज का फार्मूला लिख दिया। साइज का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू गिवन H0, ये साइज का फार्मूला। अब साइज के फार्मूला में क्रिटिकल रीजन पता है, एक्स ग्रेटर सी, क्रिटिकल रीजन यूज कर दिया, और अंडर H0 हम बात कर रहे हैं। अंडर H0 कौन सा पीडीएफ है, 4x³ 02, ये वाला पीडीएफ है। इस पीडीएफ में ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और इसको इक्वल टू 0.2 लिखना है, और यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करना है। ये अब इजी होगा, ये मैथ वाले तुरंत कर लेंगे, चाहे हम स्टैट्स या मैथ। तो इस प्रोबेबिलिटी को करने के लिए क्या होता है, सी से 1 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया पीडीएफ को। इस पीडीएफ को इंटीग्रेट किया तो आया 1 माइनस सी टू पावर 4, और ये तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी के पावर 4 इक्वल टू 0.8। अब देखो वैसे ही करना, यहाँ यहाँ मत ये मत करने लगना। देखो अगर इजीली सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेना, मतलब 0.8 टू पावर 1/4 आया तो ये सॉल्व हो नहीं हो रहा जैसे, तो इसको वैसे ही लिख दो, आगे कटे गए। आगे मतलब उसने ऐसा फंक्शन यूज किया होगा कि ये कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू ये लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि CSIR नेट तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता। गेट वैसे कैलकुलेटर अलाउ करता है ना, CSIR नेट नहीं करता ना अलाउ कैलकुलेटर। तो तुमको ऐसे ही लिखना है, इजी कैलकुलेशन देगा वो। प्रोबेबिलिटी एक्स, अब पावर का फार्मूला लगा दो, पावर का फार्मूला लगा दिया, क्रिटिकल रीजन रख दिया, सी की वैल्यू रख दिया, अंडर H1 बात करनी है हमें, अंडर H1 में पीडीएफ ये है, इस पीडीएफ की सी की वैल्यू रख दिया, इस पीडीएफ में ये प्रोबेबिलिटी निकालना। अब टास्क हमारा हो गया, तो ये तो इजीली फाइंड कर लोगे। ये अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड ये है, तो लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक इस पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो। इस पीडीएफ को इंटीग्रेट करने पर तुम्हारा 0.36 आ गया। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, बताओ, अगर किसी को हो तो पूछ ले। नो सर। सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन। जो मैथ के नहीं है वो मत, जो कह रहा हूँ ना वो फार्मूले याद करो, मतलब उसमें पावर है, एनपी लेमा है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, थोड़ा बहुत इसमें सॉल्व करो क्वेश्चन। मैथ धीरे धीरे स्टैट्स फील आने लगेगा, मतलब स्टैट्स क्वेश्चन तुम कर लेने लगोगे। देखो मैं भी मैथ, अगर अभी नया टीचर हूँ, जैसे मैं मैथ नहीं कभी सीखा, तो मैं मैथ सीखने जाऊंगा तो मुझे सीक्वेंस में दिक्कत आएगी, सीक्वेंस कन्वर्ट करने लगेगी। वो बोलेगा एबल टेस्ट लगा दो, वो बोलेगा डायरेक्ट कि ये टेस्ट लगा दो। जब हम टेस्ट ही नहीं जानेंगे तो कैसे टेस्ट लगा देंगे भाई, उसमें इतने टेस्ट हैं। वो बोलेगा डेरिवेटिव टेस्ट ले लो, इंटीग्रेटिव इंटीग्रेशन वाला जो टेस्ट है वो ले लो, और बहुत सारे टेस्ट है ना उसमें सीरीज कन्वर्जेंस में।
तो भाई मैथ में वो बोल देंगे, टीचर पढ़ने जाएंगे वो बोल देंगे ये टेस्ट ले लो, जब मुझे टेस्ट ही नहीं आता तो मैं कहाँ से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। इस तरह स्टैट्स भी है, फार्मूला मैं लिखा हूँ जैसे ये। तो अगर देखो अब तुम्हारा मतलब जिसका स्टैट्स वीक है उसका एक सिंपल सा फंडा होना चाहिए, जाओ गेट के क्वेश्चन उठाओ या जैम गेट मत उठाओ, जैम उठाओ। जैम में तुमको इस क्वेश्चन में ना, इस आइडिया पे ना कम से कम तुमको 20 क्वेश्चन मिल जाएगा जो अभी तक जैम में आया है, जब से जैम हो रहा है। 20 क्वेश्चन सिर्फ इस बेस पे आए, 20 क्वेश्चन। अगर तुम 20 में 10 क्वेश्चन भी बना लोगे ना तो तुम्हारा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में आए। जैम में जाओ, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, क्वेश्चन मतलब चूज करना तो 20 क्वेश्चन तुमको इस एनपी लेमा और क्रिटिकल रीजन में मिल जाएगा। जैम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें आता ही आता, उन लोगों को देना ही देना है। और यही पीडीएफ, ऐसे ही पीडीएफ यूज किए होंगे वो लोग, ऐसे ही पीडीएफ यूज किए होंगे, सेम है डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होगा वहाँ। तो जिसको स्टैट्स में नहीं है, मतलब जिसका बैकग्राउंड स्टैट्स नहीं है, तो जाए जैम के स्टैट्स के ड्राइव में पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर ड्राइव में है, ठीक है। तो पेपर डाउनलोड करो, पेपर डाउनलोड करने के बाद इसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे, 10 मान लो 20 क्वेश्चन है तो तुम 10 क्वेश्चन कर लो। जब तुम 5 से 6 क्वेश्चन कर लोगे ना तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हो गया तो अब तुम्हें एक ये हो गया कि मेरा ये क्वेश्चन आएगा तो मेरा क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। अब जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में भी जैम में क्वेश्चन काफ़ी आए होंगे जिसमें बाइनोमियल फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जाओ देखो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, कौन से रैंडम अरे बाइनोमियल फॉलो कर सकते हैं, उनमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करो, बेस थ्योरम के क्वेश्चन लगाओ। जैसे अब उसमें देखो जैम में कई क्वेश्चन आए होंगे जिसमें बेस थ्योरम पूछा होगा लेकिन वहाँ बाइनोमियल नहीं, वहाँ लिखा होगा एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहे हैं, गामा को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल को फॉलो ना, नॉर्मल ना होगा, गामा एक्सपोनेंशियल यूनिफॉर्म। मतलब उसने लिखा होगा साफ साफ कि ये प्रॉपर्टी गिवन होगी तो ये यूनिफॉर्म का रैंडम वेरिएबल है, ये यहाँ से ये गिवन है तो ये एक्सपोनेंशियल का रैंडम वेरिएबल तो इसकी होगी। एक क्वेश्चन ऐसे बेंडर लैपटॉप का क्वेश्चन है, मतलब उसमें एक बेंडर है, उस शॉप है उसकी, वहाँ से लैपटॉप परचेज करते हैं। तो ऐसा मतलब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शायद ऐसा अब 2023 में या 20 में एक क्वेश्चन आया था बेज में जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लगा के था। एंड एक दो क्वेश्चन है जैम के क्वेश्चन जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जैम में तुमको इन सब टॉपिक्स की भरमार मिलेगी। मतलब तुमको ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन की कमी है जैम में। मतलब तुम कॉन्सेप्ट सीखे हो तो कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। जिसका स्टैट्स बैकग्राउंड वीक है, जिसका सही है वो तो सीएसआई या नेट का ही सॉल्व करे। जो स्टैट्स बैकग्राउंड से नहीं, जो मैथ बैकग्राउंड से, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो तुम मैथ से हो, मैथ इतनी टफ पढ़ सकते हो तो स्टैट्स इतना इजी है ना कि स्टैट्स को खेल कर लोगे तुम लोग, मैथ वाले खासकर, क्योंकि उनका फंक्शन स्ट्रांग होता है। जिसका फंक्शन स्ट्रांग है, जिसकी सीरीज स्ट्रांग है, जिसका सीक्वेंस स्ट्रांग है, जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, जिसका डिफरेंस, उसको स्टैट्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। स्टैट्स में है क्या, सीरीज, पीएमएफ कहाँ किस में बना, सीरीज में बना है। पीडीएफ किस में बना है, इंटीग्रेशन में बना है। एक्सपेक्टेशन किस में बना है, इंटीग्रेशन में। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है, हमें बस डिफिनीशन आती है एक्सपेक्टेशन की, उसमें फंक्शन कुछ भी और रखने के लिए इंडिपेंडेंट है। सिग्नम रख सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर रख सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट रख सकता है, कुछ भी हो रख सकता है। तो ये सब कौन काम करता है, फ्रैक्शनल में मैथ वाले ही तो पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट मैथ ही तो स्टैट्स और मैथ दोनों इंटर को रिलेटेड है। बस तुम फार्मूला याद करो स्टैट्स के, मतलब माइंड में ये सेट बनाओ कि हमको ये फार्म, मतलब जैसे 12th की मैथ होती है ना कि इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन की 6 प्रॉपर्टी है 12th में। इंटीग्रेशन में मतलब फाइनाइट इंटीग्रेशन की 6 प्रॉपर्टी हैं। अब 6 प्रॉपर्टी में ही क्वेश्चन आ जाता है, अगर नई प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। ऐसे ही स्टैट्स है, फार्मूला तुमको आना ही आना चाहिए, सिर्फ फार्मूले पे बस, मतलब स्टैट्स सिर्फ ओनली फार्मूला। अगर तुम जिस दिन फार्मूला सारे याद कर लिए स्टैट्स के ना, सारे फार्मूला समझ गए कि यहाँ ये फार्मूला लग जाएगा, तुमको इजी आना। स्टैट्स इजी है, बहुत इजी है, मैथ की कंपेरिजन में बहुत इजी है। मैथ में तो इतना सारा मैंने मैथ पढ़ा, ऐसा नहीं मैं मैथ के सारे कोर्स, मतलब अलग अलग कोर्स किया मैथ के, मैं भी जानता हूँ मैथ। तो मैथ से बहुत इजी लगने लगेगा स्टैट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक डाउट था सर, बोलो। क्या ऐसा होता है कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है या फिर लेस देन 1? अगर जैसे लेस देन 1 तो समझ में आता है अनबायस्ड टेस्ट से, बट क्या ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होता है इन जनरल, नहीं, या कोई कंडीशन होती है उस केस में होता है? इन जनरल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइप 1, देखो एक प्रोड्यूसर रिस्क होती है, एक कंज्यूमर रिस्क होती है। दोनों को अगर हम सम 1 नहीं कर सकते, इन जनरल ये होता है कि बीटा ग्रेटर होता है अल्फा से। कभी कभी बीटा तुम्हारा अल्फा से ग्रेटर मिलेगा। ये
ओके, मतलब इन जनरल नहीं कर सकते ना अल्फा नहीं, इन प्लस बीटा जनरल इक्वल अल्फा टू प्लस 1? बीटा इक्वल टू 1 नहीं कह सकते। पावर और टाइप 2 एरर में हम कह देंगे कि ये पावर और वो, लेकिन अल्फा प्लस बीटा 1 इक्वल नहीं हो सकते कभी 1 के, क्योंकि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ये होते हैं ना कि दोनों को हम एक साथ कम नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो वहां पर डिफाइन किया गया, जब डिसीजन रूल हम लेते हैं तो दोनों को एक साथ नहीं कम कर सकते। अगर एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 58 में। ठीक है, पेज नंबर 58 पे जाओ, 58 पे। ठीक है, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पे, एंड क्वेश्चन आईडी है 444। ठीक है, 444, 58 क्या 57 पे जाओ। ठीक है, 57 पे देखो। ठीक है, ओनली मेन 57 से स्टार्ट है। ठीक है, पेज नंबर 57 से। सबको क्वेश्चन मिल गया? अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है लेट x1 एंड x2 बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। x1 एंड x2, बोला x1 एंड x2 आर बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली। देखो इसी को बोलते हैं IID, ये फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, IID, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब होता है फॉलोज। इसका मतलब होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 1। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल बाइट का मतलब नॉर्मल 0 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नॉर्मल 0 1 से। ठीक है, दोनों IID हैं और नॉर्मल 0 1 है। फिर बोला इसने देन व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला? पहला बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ। देखो अब इसको मतलब मैं अब ये देखो कि इस वाली प्रॉपर्टी पे कितना सारा क्वेश्चन पूछ रहा है गेट वो CSIR। एक दिन देखो कि ये क्वेश्चन और आया था, यहाँ मॉड लगा दिया था बस। मॉड वाला भी मैंने बताया था कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम पता होना चाहिए। तो अब बताओ ये कैसे फाइंड करेंगे ये एक्सपेक्टेशन? तो देखो, चाहे मैथ का हो चाहे स्टैट्स का हो, एक फार्मूला तो सबने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम ऑफ x1 कामा x2, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस मॉड ऑफ x1 माइनस x2 बाई 2, यही होता है ना भाई। मैक्सिमम x कामा वाई का फार्मूला क्या होता है? मैक्स ऑफ x कामा वाई का फार्मूला होता है x प्लस वाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई बाई 2, यही होता है ना फार्मूला। अब देखो ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला। अब यहाँ मिनिमम का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला है। ठीक है, मिनिमम में क्या होता है? यहाँ माइनस हो जाता है बस। मिनिमम में क्या होता है? अब जैसे तुम बीके गुप्ता जिसके पास होगी वो, उसमें ये फार्मूला उसको इजी मिल जाएगा। मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कई सारी प्रॉपर्टी उसने लिखा होगा। जैसे एक बार ISI ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि उसने क्या किया था कि उसने डिफाइन किया था कि एक रैंडम वेरिएबल है और ये मैक्स ऑफ x कामा वाई है और इसकी विथ प्रोबेबिलिटी है 1/2, एंड यहाँ पर है मिनिमम ऑफ x कामा वाई विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। मान लो कोई रैंडम वेरिएबल है z। ठीक है जी, उसने बोला था एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्या होगा, ये पूछा था। और यहाँ पर लिखा था x एंड y फॉलोज। x एंड y IID थे, ये IID थे एक्सपोनेंशियल लेमडा, ये लेमडा।
ये क्वेश्चन ISI में पूछा गया था, तुम लोग ट्राई करना इसको, ठीक है। मैक्स मतलब ये फाइंड करना, वेरिएंस फाइंड करना, ये दो चीज फाइंड करना इसको, ठीक है। एक्स एन आर आर आई आई डी एक्सपोनेंशियल लेमडा, जेड को डिफाइन किया था मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड फाइंड करना था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ जेड फाइंड करना, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में फार्मूला रख दो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ x1 कामा x2, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस मॉड ऑफ x1 माइनस x2 बाई 2। तो देखो x1 एंड x2 दोनों फॉलो कर रहे हैं क्या, नॉर्मल 0 कामा 1 को। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन लीनियर कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है, लीनियर फंक्शन होता है ना एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन लीनियर फंक्शन है, तो ये अंदर खुलेगा, जब अंदर ऑपरेट होगा तो 0 चला जाएगा, ये सारा, ये भी 0, ये भी 0, इसको करो डिवाइड 2। अब देखो ये वाला फाइंड करना टफ पड़ जाएगा, अब कहानी यहाँ अटक गई, ये तो 0 चला गया क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 भी 0 होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 0 होगा, ये 0 चला गया, ठीक। अब बचा क्या, ये वाला फाइंड करना, ये टारगेट बन गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो अब मुझे बताओ कि x1 माइनस x2 क्या फॉलो करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 2। ठीक है। क्यों नॉर्मल 0 2 का होगा, क्योंकि ये कोवेरिएंस 0 है इसमें, तो नॉर्मल 0 का 2 फॉलो किया, इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब देखो जिसको जो मैथ का नहीं है, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन 0, इसका मीन 0, तो 0 होगा मीन। वेरिएंस क्या होता है, मैंने बताया था कि वेरिएंस का फार्मूला, जो मैथ का नहीं है वो वेरिएंस का फार्मूला पहले याद रखें, इसका फार्मूला होगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 को वेरिएंस ऑफ x1 कामा x2, ठीक है। तो कोवेरिएंस 0 चला जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये 0 चला जाएगा, तो वेरिएंस पहले का 1 है दूसरे का 1 है, तो वेरिएंस 2 हो जाएगा, तो ये 0 कामा 2 फॉलो कर लो। अब मुझे ये बताओ, मान लो ये y है, y है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर y फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड y क्या होता है, या नॉर्मल 0 नहीं, म्यू लिखो यहाँ, नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड y माइनस म्यू क्या होता है, ये क्या होता है मतलब मैथ वाले, ओ इसका नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। ये तो डेविएशन वाली आपने फार्मूला लिखी है। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन मॉड y माइनस म्यू पूछ रहा हूँ। हाँ सर, ये तो यही होगा, ठीक है। देखो ये फार्मूला होता है, अब जिसको फार्मूला नहीं पता, ठीक है छोड़ो, उसके लिए टास्क ये बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मॉड y माइनस म्यू का मतलब वो पीडीएफ फाइंड करना पड़ेगा। जिसको ये फार्मूला नहीं पता उसके लिए इसका पीडीएफ फाइंड करो, मॉड y माइनस म्यू, इसका पीडीएफ फाइंड करो, फिर एक्सपेक्टेशन का फार्मूला लगाओ, फिर इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करो। भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन और आर x इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। तो एफ एक्स क्या होता है, x का पीडीएफ। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता कि एक्सपेक्टेशन मॉड y माइनस म्यू इक्वल टू रूट पाई बाई सिग्मा होता है, वो क्या करे, y माइनस म्यू का मॉड y माइनस म्यू का पहले पीडीएफ फाइंड करे, पीडीएफ फाइंड करने के बाद इसका एक्सपेक्टेशन का फार्मूला लगा दो, ये आ जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट है होता है, ठीक है, जिसको अगर नहीं पता, ठीक। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है, ठीक है, ये y हो गया, तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा मॉड में, ये नॉर्मल 0 कामा 2 फॉलो कर रहा है, तो यहाँ क्या, मैं अगर नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है तो होता है रूट 2 पाई इंटू सिग्मा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 है तो 0 कर दिया, सिग्मा इक्वल टू क्या है 2 है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 है, यहाँ सिग्मा लिखना है तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 बाई रूट पाई इंटू रूट 2, यही होगा ना।
भाई सिग्मा की वैल्यू तो √2 है, ये सिग्मा स्क्वायर होता है ना, तो सिग्मा की वैल्यू √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2/√पाई, यही होगा ना फाइनल। वाई माड वाई मतलब माड x1 माइनस x2, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ माड वाई का मतलब x1 माइनस x2। पहले इसको तुम वाई नहीं लिखो, इसको जेड करो, ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये जेड है, ये जेड। अगर जेड इन जनरल बात मैं कर रहा हूँ, ये इन जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला है इन जनरल। अगर जेड नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता है तो जेड माइनस म्यू मॉड के अंदर जेड माइनस म्यू, इसका एक्सपेक्टेशन रूट के अंदर 2/पाई सिग्मा स्क्वायर होता है। अब वेरिएंस फाइंड करना तुम लोग, इसका एक्सपेक्टेशन तो हो गया, लेकिन जेड माइनस म्यू का वेरिएंस क्या होगा ये फाइंड करना, ठीक है ना। तो ये वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ही आएगा ना, फाइंड करना क्या बात, इसका वेरिएंस क्या आएगा जेड माइनस म्यू का, सिग्मा स्क्वायर आएगा, श्योर हो। मॉड के अंदर में वेरिएंस नहीं आएगा सिग्मा स्क्वायर, सेकेंड मीन आएगा सिग्मा स्क्वायर, मतलब सेकेंड मोमेंट आएगा सिग्मा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब जेड माइनस म्यू का होल स्क्वायर आएगा सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस आएगा 1 माइनस 2/पाई ब्रैकेट सिग्मा, वेरिएंस ये आता है इसका ना 1/2 पाई सिग्मा, ये आता है वेरिएंस ना। इसका वेरिएंस क्या होगा मॉड के अंदर जेड माइनस म्यू का, ये होगा ना वेरिएंस, इसका वेरिएंस ये होगा, तुम लोग फाइंड करना, ठीक है। वेरिएंस तो अलग चीज है। तो ये फार्मूला हुआ क्या, √2/पाई इंटू सिग्मा। अब ये बताओ सिग्मा की सर ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या वेरिएंस का? हाँ ये वेरिएंस का डायरेक्ट फार्मूला है। अगर इसको फाइंड करना चाहो तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम स्टैट से हो मैथ से हो, स्टैट से हो, जिसने नहीं पूछा सर, है मैथ डायरेक्ट से। मैथ से हो। ये डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन ये कैसे आया देखो, वेरिएंस होता है एक्चुअली में किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस ये होता है। एक्सपेक्टेशन, हाँ। देखो किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब वहाँ था मॉड जेड माइनस म्यू था, ये था, तो जब तुम यहाँ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ओके, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गया देखो जेड माइनस म्यू, तो ये बतलाओ मुझे जेड क्या फॉलो कर रहा है, जेड फॉलो कर रहा है। वेरिएंस ऑफ जेड थोड़ा लिखो क्या आएगा, ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड माइनस म्यू, ये होता है ना वेरिएंस का फार्मूला, ये भी तो होता है एक, Yes, वेरिएंस sir. का फार्मूला एक्चुअली में ये होता है मेनली फार्मूला वेरिएंस का। Yes, sir. ये तो डिवाइड मतलब ये तो आपके मतलब उसको कई बार तोड़ा गया फार्मूला, एक्चुअली में वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, यहाँ जेड करो, ठीक है, ये होता है जेड मतलब उसके मीन से उसको डेविएट करो फिर स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये होता है एक्सपेक्टेशन जेड माइनस ये, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन जेड माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ तो सिग्मा स्क्वायर ही तो लिखा है ये एक तरह से, ठीक है ना। तो ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, और जिसकी वैल्यू तो तुमने पता किया क्या, रूट के अंदर ये सिग्मा इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा क्या, सिग्मा स्क्वायर माइनस 2/पाई सिग्मा स्क्वायर। अब इसको तुम कॉमन ले लोगे सिग्मा स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा, ठीक। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके सर। ये ऐसे आया है, ठीक है, मतलब वेरिएंस ऑफ जिस रैंडम वेरिएबल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस है, ठीक है। ये जो वेरिएंस है वो इस रैंडम वेरिएबल का मॉड के अंदर जेड माइनस म्यू, ठीक है। तो कभी आ जाए एग्जाम में तो मॉड जेड माइनस म्यू क्या होगा इसका, तो यहाँ पर मॉड वाई का पता करना है, वाई फॉलो करा 0,2 को, ये फार्मूला लगाओ, मॉड के अंदर वाई म्यू 0 है, ठीक है। सिग्मा कितना है यहाँ, सिग्मा स्क्वायर 2 है, तो सिग्मा कितना हुआ, √2 हुआ, तो यहाँ √2 लिख दिया, मल्टीप्लाई इसका कर दिया, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, और अपान में √पाई है, तो ये 2/√पाई हो गया। अब वाई क्या था, वाई ओरिजिनल ये था, तो यहाँ मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड, मतलब इस स्लाइड में, तो इस स्लाइड में क्या है हमारे पास, टारगेट क्या था, जो टारगेट था वो फाइंड हुआ या नहीं, टारगेट तो यही था ना, एक्सपेक्टेशन मॉड x1 माइनस x2, तो ये तो आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2/√पाई, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। फाइनली मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ x1 कामा x2 इक्वल टू 1/2, और उसकी वैल्यू है 2/√,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/√5। यही ऑप्शन है ना। अब देखो एक ये तो इंडिपेंडेंट के केस में हो गया, लेकिन अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, कोवेरिएंस रो है या कोरिलेशन रो है, कोवेरिएंस में कोरिलेशन में रो कर रहा हूं, ये कोरिलेशन रो है, ठीक है। कोवेरिएंस कर लो रो है, ठीक है, कोवेरिएंस कर लो। तो कोवेरिएंस रो है तो निकालना तुम लोग फार्मूला किसका, मैक्सिमम, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ एक्स कमा, और ये दोनों फॉलो कर रहे हैं किसको, नॉर्मल 0,1 को। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इस बार याद रख लेना, इंडिपेंडेंट नहीं है ये दोनों, ये दोनों इसका होता है √1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन पाई, ये होता है 1 माइनस रो अपॉन रो स्क्वायर अपॉन पाई, राइट रूट, सर, रूट क्या बाई है, बाई रेट का केस है। ठीक है। ये वाला फार्मूला ये होता है, लेकिन फाइंड कर लेना, जिसको नहीं पता वो फाइंड कर लेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फार्मूले, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर या मैक्सिमम एक्स कमा वाई लेसर इक्वल टू 1 प्लस √1 माइनस रो स्क्वायर, ये होता है। एक फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स कमा वाई ग्रेटर इक्वल, बहुत सारे फार्मूला तुम्हें मिल जाएंगे, मतलब एक्चुअली मैं प्रॉब्लम लगाओगे तुम्हें याद हो जाएगा, मैं प्रॉब्लम लगाऊँ तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें थी, तो ये सॉल्व कर लेना, जिसको नहीं आता स्टैट्स के जो नहीं है वो सॉल्व कर ले। बीके गुप्ता कपूर का सोल्यूशन भी अवेलेबल है, वो भी सॉल्व करो, वहाँ से भी तुमको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। पहला हो गया, यस, पहले में किसी इसमें सब मिनिमम आरबीआई में पूछा गया था लास्ट ईयर, क्या पूछा गया था, आरबीआई का जो, सॉरी आरबीआई में ये मैक्सिमम पूछा गया था, नहीं सर, मिनिमा का पूछा गया था, मिनिमा ऑफ एक्स कमा वाई। ऐसा मिनिमम ऑफ एक्स का है तो माइनस आ जाएगा, और क्या एक्चुअली में एक्स और वाई, यस एक्चुअली में एक्स और वाई नॉर्मल 0,1 है ना, तो मैक्सिमम से भी तुम मिनिमम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अगर एक्स वाई तुम्हारे मैक्सिमम है तो माइनस एक्स कमा माइनस वाई मिनिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कमा माइनस वाई मिनिमम होगा या नहीं। तो सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कैसे मैक्सिमम से मिनिमम। मैं कह रहा हूँ अगर एक्स कमा वाई तुम्हारे मैक्सिमम है, तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कमा माइनस वाई मिनिमम होगा या नहीं। ये मिनिमम होगा, इसको हम मिनिमम लिख सकते हैं नहीं, बोलो। सर जरूरी नहीं है सर माइनस एक्स मिनिमम ही हो। अगर 0 के बाद सिमेट्रिक है तब, हाँ सर तब पॉसिबल है, तब हाँ सर होगा, मिनिमम होगा, अगर नॉर्मल की केस में। नॉर्मल केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यस सर, इसमें मिनिमम ये के इक्वल है, मैक्सिमम में माइनस कॉमन ले लोगे, दो रैंडम वेरिएबल है, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या, दोनों मतलब माइनस, तो माइनस ही तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट में। नेक्स्ट टारगेट क्या है तुम्हारा, x1 गिवन x2 का एक्सपेक्टेशन है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2, इसका एक्सपेक्टेशन उसने फाइंड करवाया, ये क्या होगा, और x1 और x2 दोनों IID हैं, ये दोनों IID हैं, नॉर्मल 0,1। अब देखो जो स्टैट्स के बच्चे नहीं हैं उनके लिए एक फार्मूला में लिखता हूँ, अगर x एंड y दो रैंडम वेरिएबल हैं, दोनों नॉर्मल को फॉलो करते हैं, ये दोनों फॉलो करते हैं बाई वेरिएट नॉर्मल को, बाई वेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इन रो, ठीक है, इसको अगर फॉलो करें, ठीक है ना। तो होता है क्या, y गिवन x जो होता है ये फॉलो करता है तुम्हारा नॉर्मल, मतलब कोई μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1
एक्स माइनस म्यू अपॉन एक्स माइनस म्यू, ये होता है ना, गामा 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2। अगर मैं गलत लिखूं तो बता देना, ये होता है ना। यस सर सही है। और एक्स गिवन वाई क्या फॉलो करता है, नॉर्मल म्यू 1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 वाई माइनस, यहाँ म्यू 1 होगा, यहाँ म्यू 2 होगा, 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना गामा। यस सर। ठीक, ये तुम्हारा बाई बाई रेट के केस में होता है। ठीक है, जो स्टैट्स के बच्चे नहीं वो फार्मूला लिख लेंगे, ये दोनों फार्मूले हैं एक तरह से। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ y है x है, दोनों ये फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे पहले बताओ x और x1 के बीच कोवेरिएंस निकालो पहले तुम लोग। कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x1 प्लस x2 क्या आएगा, मतलब मुझे कोई, ये रो जो होता है ना ये को रिलेशन होता है, कोवेरिएंस नहीं होता, ये को रिलेशन होता है। ठीक है ना, क्योंकि वहां लिखा रहता है ना मॉड ऑफ रो लेस 1, ये लिखा रहता है ना, तो ये कोवेरिएंस नहीं को रिलेशन होता है। ठीक है, तो बताओ कोवेरिएंस 1 आएगा। कोवेरिएंस 1 आएगा। यस सर कोवेरिएंस बिटवीन वेरिएंस x1 और 1। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया, स्टार्स वालों को नहीं समझ, मैथ वालों को नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब देखो अब इसमें देखो कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, देखो कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कामा सी एक्स प्लस डी वाई। अगर इस ऐसा कभी कोवेरिएंस आ जाए ना, तो ए और सी, तो ए इंटू सी कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा एक्स। ठीक है, प्लस बी इंटू डी। भाई जो मैथ वाले नहीं है वो बीके कपूर की बुक को अच्छे से मतलब पढ़ें, फार्मूले तो सारे कम से कम रिवाइज कर, मतलब याद कर लें। ये होता है देखो कोवेरिएंस का फार्मूला। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, मतलब प्लस। देखो अगर देखो यहाँ 4 बार आ जाएगा, मतलब यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4 आएगा, यहाँ अगर एक बार प्लस लोगे यहाँ माइनस लोगे तो माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस लोगे यहाँ प्लस प्लस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कोवेरिएंस मैं लिखूंगा वो लिखूंगा मैं कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x1। अब देखो कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x1 मतलब वेरिएंस ऑफ x1 कामा x, मतलब वेरिएंस ऑफ x1। किसी भी रैंडम वेरिएबल का खुद से कोवेरिएंस हमेशा वेरिएंस होता है, मतलब x कामा x ये इक्वल होता है वेरिएंस। ठीक, और वेरिएंस ऑफ x1 क्या है, 1 है, दिया है उसने, वेरिएंस ऑफ x1 1 के इक्वल है, 1 हो गया। तो कोवेरिएंस 1 आ गया, तो कोरिलेशन क्या आ जाएगा, रो। अब देखो रो कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई, दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई के बीच कोवेरिएंस एक्स कामा वाई कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स अंडर रूट में ये भी 1 आएगा। क्या हुआ, कोरिलेशन भी 1 ही आएगा। ठीक है, कोरिलेशन भी 1 आएगा, 1 आएगा कि 1/√2 आएगा, 1/√2। तुमने y को 1 मान लिया, वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू नॉट x2, y इक्वल टू x1। वेरिएंस ऑफ x 1, सर वेरिएंस ऑफ x तो 1 है, वेरिएंस ऑफ y 1 है, 1 into 1 1 और कोवेरिएंस x y 1 है। सर y का जो y को 1 का y को x2 ले रहे हो क्या तुम, यस सर, ये y को x2 ले रहा है, x1 प्लस x2 नहीं ले रहा। x1 प्लस x2 लो ना, मैं कोवेरिएंस इसकी बात कर रहा हूँ, ये रैंडम वेरिएबल की। ओके 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 ठीक है, तो 1/√2 आएगा। तो रो इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई अपॉन अंडर रूट, ये मैथ वाले फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला एक्स और वाई के लिए कोरिलेशन, इसको बोलते हैं हम कोरिलेशन। ठीक है, तो अब x1 और x2 का कोरिलेशन क्या होगा, कोरिलेशन बिटवीन टू x1 कामा x1 प्लस x2, ये होगा कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x1 इन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ
अभी मैंने ऊपर वाला फाइंड किया, ये 1 आया, नीचे वाला 1 दिया ही है, ये मतलब ये तो 1 दिया ही है, और ये तुम लोगों ने अभी फाइंड किया था, मैथ वाले ध्यान देंगे इस पे। इस क्वेश्चन को अभी पीछे तुमने फाइंड किया था, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 किसी ने बताया था 2, मैंने फाइंड भी किया था, तो ये √2 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे चले जाओ, दिखाते हैं पीछे। जी, माइनस में फाइंड किया था, यहाँ माइनस था, तो प्लस का फाइंड करना है तो प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस होगा, ये तो जीरो क्वांटिटी है, कोई मतलब नहीं, तो 2 ही तो आएगा, ठीक है ना। जो मैथ के हैं वो थोड़ा समझेंगे, मतलब ये 2 आएगा, ये 2 ऐसे आएगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू होगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 को वेरिएंस ऑफ x1 कामा x2, एंड दिस क्वांटिटी गो टू जीरो बिकॉज x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो जीरो चले जाएगा, लेकिन अगर को वेरिएंस जीरो है तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये एग्जांपल तुम लोग देख चुके हो। अगर x सर हाँ सर नॉर्मल में तो सर बाइवेरिएट नॉर्मल में तो सर हाँ फैन ओनली मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ, बाइवेरिएट में तो हो जाएगा, नॉर्मल के केस में होता है, ठीक है, नॉर्मल केस में दोनों फॉलो होता है, ठीक है। तो मैं इन जनरल बता रहा था, तो ये वेरिएंस ऑफ x1 1 है प्लस वेरिएंस ऑफ x2 भी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ √2 मतलब फाइनली कितना आ गया, 1/√2। को रिलेशन मतलब रो इक्वल टू क्या आ गया, 1/। तो मतलब क्या पता चला कि x1 कामा x1 प्लस x2 जो है ये फॉलो किया किसको, ये फॉलो कर गया बाइवेरिएट नॉर्मल। इसका मीन क्या है, जीरो, इसका मीन जीरो, क्योंकि इसका भी इंडिविजुअल जीरो, इसका इंडिविजुअल जीरो, तो जीरो। वेरिएंस क्या है, 1,2, वेरिएंस इसका 2, इसका 1, एंड रो कितना है, 1/√2। ये फॉलो कर गए ना को वेरिएंस बाइवेरिएट में। अब उसने पूछा क्या है, x1 गिवन x1 प्लस x2, तो एक तरह से ये x है और ये y हो गया। ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा नॉर्मल। x1 का मीन क्या है, जीरो, मतलब μ1, ठीक है, तो मतलब जीरो प्लस रो कितना है, 1/√2, सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1 मतलब 1, सुबह सिग्मा 2 कितना है, 1/√2, एंड y कितना है, y है तुम्हारा x1 प्लस x2, इन 1 माइनस रो स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू सिग्मा 1 कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1/2 x1 प्लस x2 कामा 1/2, ठीक है। जो मैथ के होंगे उनको नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया ना, मैं थोड़ा फास्ट किया यहाँ पर बतला रहा हूँ अभी। देखो कुछ नहीं करना, ये जो क्वांटिटी आई है इस क्वांटिटी को इस वाले फार्मूले में लगा देना, इस वाले फार्मूले में, यहाँ म्यू की वैल्यू जो आई है वहाँ लिख देना, जाके घर पे अपने मतलब जहाँ रूम पे जाके यहाँ यहाँ सारी वैल्यू रख देना, तुमको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल आ जाएगा, यहाँ सारी वैल्यू रख देना मैथ वाले। ये जो वैल्यू रखी है बस, ये μ1 है, ये μ2 है, ये सिग्मा 1 स्क्वायर है, ये सिग्मा 2 स्क्वायर है, ये रो है, ये वैल्यू इस वाले, ये x है मान लो, ये x है और ये y है, ये पूरा y है, ठीक है। तो x गिवन y वाला फार्मूला यहाँ लगा देना और आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन कितना आ गया, ये 1/2 x1 प्लस x2, मतलब ये भी सही हो गया, यही दिया ना 0.5 x1 प्लस x2, मतलब Yes, sir. एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x2 क्या आ गया भाई, नॉर्मल में एक्सपेक्टेशन तो वही होता है ना, मीन ही होता है। इसका मीन कितना आ गया, इसका मीन आ गया 1/2 x1 प्लस x2। ये क्वेश्चन आधों से ज़्यादा को गलत होगा, रीजन जानते हो क्यों, ये आधों से ज़्यादा को गलत हुआ होगा नेट में। इसका रीजन ये है कि उन लोगों ने कोवेरिएंस 1 फाइंड किया होगा, यहाँ 1 फाइंड किया होगा, यहाँ 1/2 किसी ने नहीं फाइंड किया होगा, यहाँ पर ये यहाँ 1 फाइंड किया होगा तुरंत 1, यहाँ 1/2 आया होगा, यहाँ 1/2 आ रहा था, यहाँ 1 तुरंत फाइंड किया होगा कोवेरिएंस x2, तो आधों से ज़्यादा को गलत हुआ होगा कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, गलत होगा। तो सेकंड भी ट्रू हो गया, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड भी ट्रू है, ठीक है। थर्ड में अब देखो वो प्रॉपर्टी लगेगी, अब इसमें तुम चेक करो, अगर इसका कोवेरिएंस 0 हो तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए। हाँ बोलो सर, इसका कोवेरिएंस वाला एक बार फॉर्मूला देखिए, ये जो आपने निकाला जी।
हाँ इसके ऊपर और ये इससे पीछे वाली स्लाइड। ये अच्छा, इससे पीछे वाली slide। हाँ बोलो, हम्म। कहाँ पर? यहाँ कोवेरियंस पहले निकाला है, ठीक है आपने। हाँ तो कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा x1 हो गया, ठीक है, प्लस फिर x2 के साथ नहीं होगा क्या x1 का? हाँ, x1 और x2 के साथ होगा, लेकिन वो जीरो है ना, क्योंकि x1 और x2 इंडिपेंडेंट है, तो मैंने लिखा नहीं। वो होगा, ये होगा। यहाँ पर ये प्लस साइन लगेगा, प्लस कोवेरियंस। हाँ, ये तुम्हारा मैथ से हो क्या? यस सर। स्टैट्स वाले होते तो समझ जाते, लेकिन तो मैथ से ठीक है। तुम्हारा डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ये होगा। अब उसने क्या बोला है कि x1 और x2 इंडिपेंडेंट है ना। उसने क्या बोला है, ठीक ठीक सर, क्वेश्चन हो पढ़ो। गया। x1 एंड x2 बी इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट होते हैं ना भाई, तो ये जीरो हो जाते हैं, ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका कोई ठीक इफेक्ट ही नहीं ठीक है पड़ेगा। सर। ठीक है, तो ये वेरिएंस x1 की इक्वल है। ठीक, ठीक है, तो थैंक यू। ऐसे ही मैथ, ऐसे ही स्टैट्स सीखोगे तो आ जाएगा। अभी तुम मैथ के हो ना, तो नहीं, स्टैट्स वाले होते हैं वो ये निकालते हैं नहीं, जीरो वाली चीज काउंट नहीं करते स्टैट्स में बच्चे। वो ऑलरेडी बोल देती है, तो जीरो एक का कुछ नहीं करेगा इफेक्ट। तो ये अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा और क्लेरिफाई होगा, क्योंकि इसमें मैं सारा लिखूंगा नहीं मैं। कोवेरियंस x1 माइनस x2 कामा x1 प्लस x2। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें डायरेक्ट जीरो जाएंगी, इससे इसका लो। तो लिखो, मैं पूरा लिखूंगा, ठीक है, जो मैथ से है वो समझ जाएगा। इससे इसका लो, प्लस साइन लगाओ, माइनस है माइनस साइन लगाओ, और इसके कोवेरियंस लिखो। इसका लो। देखो एक चीज और समझना, कोवेरियंस ऑफ y कामा x इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कामा y, ये भी होता है, ठीक है ना। ये मत कभी कंफ्यूज ना, जो मैथ के होंगे, स्टैट्स वाले तो जानते होंगे, ये दोनों इक्वल होते हैं, y कामा x कामा y दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। जो स्टैट्स से हैं वो तो ठीक है, जो मैथ से हैं वो समझ लें। x कामा y, इसी तरह कोरिलेशन भी y के भी, y x के बीच या x y के बीच दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ दोनों इक्वल, मतलब x कामा y, x कामा y या y कामा x दोनों इक्वल चीज है, ठीक है। कोवेरियंस y कामा x इक्वल टू कोवेरियंस x कामा y, ठीक है। प्लस ये माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और यहाँ कोवेरियंस ऑफ x2 कामा x2, ठीक है। अब देखो, ये तो वेरिएंस हो जाएगा, मैंने अभी बताया ये वेरिएंस हो जाएगा। अब ये देखो, ये इंडिपेंडेंट है दोनों, तो ये जीरो चला जाएगा, ठीक है, ये जीरो चला जाएगा, ये जीरो। अब ये भी इंडिपेंडेंट है, तो ये जीरो, तो माइनस का जीरो माइनस का जीरो, मतलब प्लस का जीरो माइनस का जीरो, ये भी जीरो चला जाएगा, क्योंकि x2 x1 इंडिपेंडेंट है। जो मैथ का है वो समझिए, दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए जीरो। ये क्या हो जाएगा, माइनस का वेरिएंस ऑफ x2। अब वेरिएंस ऑफ x1 भी 1 है, नॉर्मल 0 1 मतलब 1। वेरिएंस ऑफ x2 भी 1 है, तो माइनस, तो ये फाइनली जीरो हो गया। तो अगर कोवेरियंस किसी का नॉर्मल से, अगर वो रैंडम वेरिएबल नॉर्मल के ही है, खाली नॉर्मल, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, खाली नॉर्मल, अगर जीरो हम कोवेरियंस शो कर देते हैं, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। नॉर्मल के केस में होंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे सो वी से दैट x1 माइनस x2 कामा x1 प्लस x2 आर इंडिपेंडेंट। ठीक, जो मैथ के हैं वो समझ लेंगे ये बात, तो स्टैट्स वाले तो जानते होंगे, जो मैथ से हैं। समझ में आया? जिसको मैथ से था, वो जो लड़का जिसने कोवेरियंस पूछा था, उसको इसमें ज्यादा क्लियर हुआ होगा। हाँ सर, हाँ ठीक सर, है। आ गया। अब चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसका भी कोवेरियंस फाइंड करो। अब इसमें कोवेरियंस ऐसे नहीं फाइंड करना, इसमें बतला रहे हैं। देखो, ये क्वांटी और इस क्वांटी का पहले कोवेरियंस फाइंड करो, फिर इस क्वांटी मतलब ऊपर वाले इसका, और ये अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट आ रहा, मतलब जैसे मान लो कि कोवेरियंस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कामा x1, ये पहले फाइंड करो तुम, फिर ये फाइंड करो कोवेरियंस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कामा x2। अगर ये जीरो आ रहा है दोनों, तो इंडिपेंडेंट होंगे।
अब ये कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि यहाँ देखो ये फंक्शन और यहाँ जो फंक्शन होता है, तो हमेशा देखो x प्लस वाई कामा एक्स बाई वाई आर इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं इफ कोवेरिएंस ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, मतलब फंक्शन में मैं लिखूं तो एफ ऑफ एक्स कामा वाई एंड यहाँ पर जी ऑफ एक्स कामा जी ऑफ वाई, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ कोवेरिएंस ऑफ, इफ एंड ओनली इफ दिस एफ एक्स कामा वाई इंडिपेंडेंट जी ऑफ एक्स कामा वाई, मतलब जी ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स कामा वाई इंडिपेंडेंट जी ऑफ एक्स, तो ये दोनों, ये सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली, ठीक है। एफ एक्स कामा वाई इंडिपेंडेंट जी एस कामा जी वाई इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स कामा वाई इंडिपेंडेंट जी ऑफ वाई एंड एफ एक्स कामा वाई इंडिपेंडेंट ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। इस थ्योरम का मतलब समझे ना, मतलब एफ ऑफ एक्स कामा वाई इंडिपेंडेंट होगा जी एक्स अपॉन जी वाई से इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स कामा वाई इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट का सिंबल है, जी ऑफ वाई मतलब इसके साथ ये इंडिपेंडेंट है और इसके साथ ये इंडिपेंडेंट है, तो ये पूरे गिवन या मल्टीप्लाई सबके साथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पता फाइंड करो, ये दोनों चीज बतलाओ मुझे, ये बतलाओ और ये बतलाओ। तो आओ इसको फाइंड करते हैं। कोवेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कामा x1, ये बतलाओ क्या होगा, हम क्या लिखें इसको। अब देखो कोवेरिएंस का एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है। अब इसको हम वो वाला फार्मूला से नहीं, इसको ओरिजिनल x कामा वाई, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये ठीक है। तो इसको पहले खोल लो वैसे ही, मतलब कोवेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर कामा x1 प्लस कोवेरिएंस ऑफ x2 स्क्वायर कामा x1। तो अब x1 और x2 इंडिपेंडेंट है, तो इसका कोई भी फंक्शन लो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, ये दो, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। x1 and x2 are if x1 and x2 are independent, if then f of x1 and f of x2 are independent। ये इस बार जैम में गेट में क्वेश्चन आया था कि इफ x and y are independent then x square y square are independent, if x square and y square are independent then x y are independent। तो हायर आर्डर देखो, लोअर आर्डर से हायर आर्डर में इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन हायर से लोअर में इंडिपेंडेंट कभी नहीं होते। अभी बतला रहा हूं कैसे। मतलब अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इंडिपेंडेंट तो होंगे, लेकिन अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर इंडिपेंडेंट हैं तो x और y इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब ये हायर आर्डर x से x स्क्वायर है, हायर आर्डर y से y स्क्वायर, लेकिन ये हायर से लोअर गया तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे इन जनरल, लेकिन ये इन जनरल इंडिपेंडेंट होता है, ये इन जनरल होता है, ये इन जनरल नहीं होता, ठीक है। इस बार आया था गेट में ये क्वेश्चन ना, x and y are independent then x square and y square are independent, यही आया था, डायरेक्ट यही लिखा था। एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन ये था, are independent then x and y also independent, इन जनरल तो ये नहीं होता। नॉट इन, ठीक है। जो मैथ के हैं वो ये सब अच्छे से याद रखें, स्टैट्स वाले तो जानते होंगे लेकिन मैथ वाले अच्छे से याद रखें।
ये इन जनरल फॉर्मेट। तो अब ये वाला x1 और x2 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये तो 0 चला गया, ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब बचा ये वाला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? कोवेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर कामा x1। तो अब इसमें फार्मूला लगा दो कोवेरिएंस का, इसको लिख दो क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्यूब माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1। तो ये कितना हो जाएगा क्यूब वाले, ये 0 हो जाएगा। अब 0 क्यों होगा? मैथ वाले ये समझे कि देखो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ऑड आर्डर सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 होता है। मतलब 3, 5, 7, 8, 7, 9, 11 ऑड आर्डर का मोमेंट हमेशा 0 होगा। इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो फंक्शन होता है पीडीएफ होता है वो इवन होता है, और रेंज जो उसकी होती है वो -∞ से इन्फिनिटी होती है, और -∞ से इन्फिनिटी रेंज पे ऑड मल्टीप्लाई इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक है। एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, और जो नॉर्मल का पीडीएफ होता है वो इवन फंक्शन होता है। रेंज तुम्हारी -∞ से इन्फिनिटी है, तो कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसकी रेंज ऐसी हो और इंटीग्रेशन तुम्हारा ऐसा हो तो वो हमेशा 0 वैल्यू देगा। जैसे मैं -1 से 1 यूनिफॉर्म की बात कर लूँ तो उसमें भी ऑड आर्डर हर सारे वो 0 होंगे ऑड आर्डर में, क्योंकि 0 के बाद सिमेट्रिक है, 0 के बाद अगर सिमेट्रिक है तो सारे सेंट्रल ऑड आर्डर सेंट्रल में 0 हो जाएंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 0 है, ये तो 0 है, तो ये -0 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड भी प्रूव कर लेना तुम लोग, ठीक है। जो भी है ये सेकेंड वाला बस x1 की जगह तुम्हें x2 कर देना है, यहाँ x2 कर दो, ठीक है ना। तो वो भी 0 होगा, ये भी ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होगा, मतलब चौथा भी करेक्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, अब इसके बाद नई क्लास में करते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मतलब इस क्वेश्चन पे कोई डाउट हो किसी को कहीं पर? नो सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक प्रीवियस, मतलब किसी स्लाइड में किसी को किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं सर, हो गया, थैंक यू। तो ओके, यहीं पर एंड करते हैं क्लास को। पीडीएफ क्लास का मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग कल की अपलोड नहीं हुई है, कल मॉर्निंग या फिर 12 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेट ओके एक्चुअली सर। बारिश हो रही है ओके, मेरे यहाँ, तो नेट नहीं चल रहा सही, तो मैं अपलोड करता हूँ। मतलब अपलोड आज जाऊँगा तो वाईफाई में जाऊँगा तो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू टू ऑल।